BNS जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता है, वो टोटल 300 समथिंग सेक्शंस उसमें आए हैं। उसमें कुछ डिलीट किए गए जो कॉलोनल एरा के लॉज चल रहे थे, जिसकी आज की डेट में रिक्वायरमेंट नहीं थी। और अब जो है कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हुई जिसकी रिक्वायरमेंट थी। और स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग पहले माना नहीं जाता था। स्टॉकिंग आप समझते हैं कि किसी को अगर आप इंटरनेट पे स्टॉक कर रहे हैं, किसी को आप फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं, तो इट इज अ क्राइम। देयर आर केसेस जो मेरे पास आते हैं जिसमें ये होता है कि शादी को भी 15 दिन भी नहीं होते और आपसे आपकी सैलरी की डिमांड करी जाती है। सो इज दिस नॉट अ डाउरी? इट इज ऑल्सो अ डाउरी। क्या उस रिलेशनशिप में अगर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं होगा, अगर आप सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं आप आपके बीच में, तो क्या वो मेंटल क्वालिटी नहीं है? इट इज अ मेंटल क्वालिटी। फिर बोलूंगी अरेस्ट नहीं है तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप इमीडिएटली बेल लेने भागे या आप घर छोड़ के भागे, कि जनरली यही होता है। आधे केसेस लोग अपने आप अपने खराब करते हैं। उसका रीजन ये है कि आपके पास कंप्लेंट आई थाने से कि जी आपको बुलाया जा रहा है और आप भाग गए। आप डर की वजह से भाग गए। आई वुड से देयर इज अ सैड ट्रुथ कि जब आपके पास एक प्रोविजन है मेंटेनेंस का, तो आप अलग अलग जगह पे प्रोविजन में मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये अभी सैड ट्रुथ है। अच्छा, एक चीज हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर कोई केस आप पे होता है तो यहाँ पर हस्बैंड का या रिलेटिव का कोई अरेस्ट नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। नहीं तो लोग डरते रहते हैं। जो हम देखते हैं कि आज की डेट पे जहाँ पे इंटरवेंशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच क्रिएट्स बिटवीन अ कपल। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम रिजॉल्व करना भी चाहेंगे, तो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं नहीं करने देते। और बहुत ही लोग परेशान है इस चीज को लेके कि बॉयज एंड गर्ल्स लिविंग, दे आर हैविंग सेम वर्किंग इन अ सेम company, they fall in love together, they start living together, they start having intimation together, they start having sexual relation together, but then what happens in the end? सिर्फ आपके ये कहने पे कि मेरे साथ रेप हुआ है, मैं साथ रह रही थी, तो कोर्ट्स बहुत सारी चीजें देखते हैं। Hello viewers, this is Losico Insights. On Losico Insights, we will be discussing various legal issues prevalent in our country and which are impacting our society. Today, in this podcast, we have Advocate Juhi Aruna ma'am. She is practicing before Supreme Court of India. Today, we are going to discuss about rights of women and laws for protection of women and what are the laws which are being misused and how to check the misuse of these laws. मैम, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जो ये लीगल जर्नी है, कब से आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया और क्या क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, मेरी लीगल जर्नी 16 इयर्स की है और मैं जब इस प्रैक्टिस में आई थी तो आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। आई वुड प्राउडली से दैट, Okay. सिंस मेरे फैमिली में दूर दूर तक ऐसे इस फील्ड में कोई नहीं है। बट आई वुड से अगेन कि दिस 16 years of journey would have been always making me learn every day, and I have learned so much from my colleagues, from my family, from my seniors in this field, where I could proudly say today कि हम जहाँ तक अचीव किया है, I would say there is lot more to achieve, since this is the profession where you are never ending, it's a ever ending learning process. So I am in that procedure only, or currently I would say that I am at a Union of India panel of Supreme Court. Also I am serving as a matrimonial panel of Delhi High Court Legal Services. So I am expertise over the family law, and of course we are taking care of matters in Delhi, outside Delhi also. So, ma'am, what are the laws for protecting the women and how these laws are different from the old laws? See, there are two questions in your one question, and I would try to give the answers one by one. First of all, I would like to thank you to Law Seco and to you for calling me on this podcast and giving me a privilege to speak out the journey which a normal woman faces and what are the normal journey for a man who faces in courts, vice versa. So, though you have asked me that what are the laws which are there for the woman where she is protected under the laws. So, under the law, there is a full umbrella, I would say, that protects the law. Even if it is a case of maintenance, you know, there are provisions wherein the wife can seek maintenance from the husband. देर आर प्रोविजंस जहाँ पे एक औरत अपना गुजारा भत्ता मांग सकती है अपने हस्बैंड से, एंड देर आर प्रोविजंस जहाँ पे बच्चे मांग सकते हैं अपने फादर से। देर आर प्रोविजंस जहाँ पे औरत अपना राइट मांग सकती है प्रॉपर्टी में, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंटल
राइट उस देयर आर सो मेनी लॉज जहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगर शिकार है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो 2005 में स्पेसिफिकली फॉर वुमेन फ्रेम हुआ है उसमें आप अपना प्रोटेक्शन मांग सकते हो। और मैं आपके चैनल से बोलना चाहूँगी कि ये लॉ सिर्फ उस वुमेन के लिए नहीं है जो शादीशुदा नहीं है। देर आर women who are not married, they're living in living relationship. There are women who are married. There are women who are who are as a mother, as a mother-in-law. They all are protected under the laws. So there are so many laws which protects the woman, which as I told you. And अगर आप बोले कि पुराने laws से और नए laws में क्या फर्क है, तो there are some provisions which has been added. Earlier the act of IPC जो हमारा कहता है वो बहुत ही ज़्यादा 500 से ऊपर उसमें एक्ट सेक्शंस थे, बट उसमें से कितने सेक्शंस को डिलीट किया गया। नाउ द एक्ट इज रनिंग BNS जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता है वो टोटल 300 समथिंग सेक्शंस उसमें आए हैं। उसमें कुछ डिलीट किए गए जो कॉलोनल एरा के लॉज चल रहे थे जिसकी आज की डेट में रिक्वायरमेंट नहीं थी, और अब जो है कुछ उसमें एड अमेंडमेंट्स हुई जिसकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो करके हम इसमें चेंजेस आए हैं और इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हम आज की डेट में मानते हैं कि इसकी नीड थी। ओके, तो जैसे जो नए लॉस है मैम, तो उसमें विमेन स्पेसिफिक ऐसे क्या चेंजेस हैं, मतलब जो वुमेन स्पेसिफिक अगर आप देखें तो प्रोसीजर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जी। देखिए वॉरिज्म अब इसमें एक बहुत बड़ा क्राइम है, और स्टॉकिंग है। स्टॉकिंग पहले माना नहीं जाता था। स्टॉकिंग आप समझते हैं कि किसी को अगर आप इंटरनेट पे स्टॉक कर रहे हैं, किसी को आप रियल फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं, तो इट इज अ क्राइम। चेन स्नैचिंग को स्पेसिफिकली क्राइम दिया गया। ज़्यादातर चेन स्नैचिंग औरतों के साथ ही होती थी, तो इस तरह के लॉज इसमें ऐड करेगा। इफ इट टॉक्स अबाउट द BNS, अगर हम BNSS की बात करें, जो क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं, उसमें भी चेंजेस आए इन द सेंस कि आप जो है 0 FIR आप कहीं बैठ के भी करा सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि EFIR का भी इसमें जो प्रोविजन गया है। और अगर आप सुने तो इसमें जो है आप मजिस्ट्रेट जो है, लेडी मजिस्ट्रेट ही आपको असाइन होंगी फॉर गिविंग योर स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट आफ्टर हैविंग एन FIR। नॉट ओनली दिस, इन फैक्ट देयर इज अ प्रोविजन स्पेसिफिक लिमिटेशन टू द रिस्पेक्ट कि आपको चार्जशीट इतने समय में दाखिल करनी है। मजिस्ट्रेट को ऑर्डर जो है, जजमेंट जो पास करना है, ट्राई Within विद time. इन 45 Days. डेज के अंदर फाइल करना है। सो मेडिकल जो आपका है, एक औरत का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही कराना है। तो देयर सो मेनी थिंग्स जिसमें ऐड करा गया है। अब विक्टिम को, चाहे वो कोई भी तरह का विक्टिम है और जो अक्यूज है, उन सबको पूरे कागज कार्रवाई सब कुछ देगी कोर्ट। पूरा ये आपकी स्टेट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे प्रोवाइड कराए जाएं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि काफ़ी प्रोविजंस हमें इस वक्त ज़रूरत थी ऐड करनी थी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और वो जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड को एक लोगन को हटाने के लिए। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था। मैम आपने अभी बात करी 0 FIR की, तो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि 0 FIR होती क्या है और उसकी ज़रूरत क्या होती है, तो एक बार आप इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। देखिए 0 FIR मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि 0 FIR वो प्रोविज़न है जो ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान को उसके साथ जो क्राइम कमिट हुआ है, इसकी अगर उसे FIR दर्ज करानी है, तो जहाँ वो रहता है वहाँ से वो FIR दर्ज करा सकता है। ज़रूरी नहीं है उसे प्लेस ऑफ क्राइम जहाँ कमिट हुआ है वहाँ जाके FIR करानी हो। मतलब तो सपोजिंगली अगर आज मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे साथ कोई क्राइम नोएडा में अकर हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे नोएडा थाने ही जाके FIR करानी होगी। मैं दिल्ली में अपने पास जो लोकल जुरिस्डिक्शन का जो मेरा थाना होगा, मैं वहाँ जाके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हूँ, और इस प्रावधान के अंडर उन्हें मेरी कंप्लेंट को लेके उस पर FIR करनी होगी। तो दैट्स कॉल्ड 0। और इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगी, प्लेस ऑफ इसकी क्राइम पे या investigation- जहाँ पे मैंने जी अरे- बिल्कुल, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्लेस ऑफ क्राइम पे ही होगी। तो जब 0 FIR हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो थाना है वहाँ से कंप्लेन जो FIR है उसको उनको ट्रांसफ़र करते हैं। जो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ क्राइम का पुलिस स्टेशन होता है वो खुद ट्रांसफ़र होके उनके खुद कागज़ कार्रवाई अब उस थाने पे जाके होती है। तो आपको नहीं कुछ करना है कि आपको कागज़ लेके दोबारा उसी प्लेस ऑफ क्राइम वाले जुरिस्डिक्शन पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके आपको अपने कागज़ देने। अगर आपको कोई थ्रेट है या आपको कोई मजबूरी है तो आप अपने पास के जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से आप FIR कर सकते करेक्ट, हैं। बिल्कुल। ओके मैम, जैसे ये क्रुएलिटी के आजकल बहुत केसेस हम सुन रहे हैं कि आते हैं, क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन, तो IPC में 498A था, BNS में 885 है, तो क्या प्रोविज़न है ये, मतलब और क्या मतलब इस प्रोविज़न की वजह से मतलब वुमेन को क्रुएलिटी से सच में प्रोटेक्शन मिली है, और क्या इसके मिसयूज़ भी होते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ हर सिक्के के 2 पहलू हैं।
अगर एक तरफ यूज़ है तो उसका मिसयूज़ होगा ही होगा। जिस तरह से हम आज की टेक्नोलॉजी में एआई को हम जिस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इस Exactly. बारे में हमने इंटरनेट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया तो साइबर क्राइम भी होना ही है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच विल गो एंड it will never end. You cannot destroy the misuse, but of course you can curb the misuse by having proper exposure and also courts giving regular considerations and concerns, raising concerns over this misuse. ये मैंने अपने अपने एक न्यूज़ चैनल पे भी ये बात मैंने बोली थी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में इस तरह के मिसयूज के ऊपर कंसर्न रेज कर रही है और या गिविंग द जजमेंट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली सेइंग दैट द victim is the real victim can be a man also who has been suffered in a misuse. So इस तरह से हम curb कर सकते हैं इसको. But how still I would say that we have not reached that position where due to misuse the section should be abolished. We cannot say that because Exactly. right now we are at a stage where are women suffering, where women are not able to get justice just because of Few cases, few instances, we cannot we cannot say that कि 498 की जरूरत नहीं है. कि वो ट्रिवियल हो चुका है. एग्जैक्टली. So 498 ही अपने आप पे एक सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर आप पीड़ित हैं अपने हस्बैंड या उसके परिवार वालों से दहेज के कारण या किसी भी तरह की वायलेंस से तो आप उस 498 में जाके अपना केस दर्ज करा सकते हैं. और ये 498 इज अ वास्ट, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फिजिकल क्वालिटी, इट इंक्लूड्स द मेंटल क्वालिटी आल्सो. ओके. आज की डेट में आप अर्बन एरियाज में केसेस देखेंगे जहां शायद आपको फिजिकली असॉल्ट नहीं हुआ होगा लेकिन आप मेंटली टॉर्चर किया जा. mental quality is a vast word which Supreme Court has covered under various judgments. अपने बहुत सारे judgments में Supreme Court ने इस mental quality को define किया है. And I would say not only mental quality, there is a economic abuse also. अगर आप financially आप assault हो रहे हैं, financially आप abuse हो रहे हैं, आपका पैसा आपसे जबरदस्ती लिया जा रहा है या आपसे दहेज की डिमांड करी जा रही है, आप किसी तरह से अपने कमाए हुए पैसों को आप उनको जबरदस्ती आपको देना पड़ता है. यार केसेस जो मेरे पास आते हैं जिसमें ये होता है कि शादी को भी 15 दिन भी नहीं होते और आपसे आपकी सैलरी की डिमांड करी जाती है. So is this not a dowry? It is also a dowry. Okay. There are people who are suffering. There are girls who are saying that we are just because we are not paying the salary, we are not giving the money in their joint account or into their mother's account, we have been thrown out of the houses. So there are cases where men is only asking for economic, they are going only for, और बाकी और किसी तरह का शायद physical assault नहीं है क्या, लेकिन इस तरह का assault नहीं. It comes under 490, it comes under cruelty, it comes under dowry demands, it comes under all these things. So keeping this in mind, there are sections which are there which give us that strength and this power there where she can go ahead and ask for recovery, where she can go ahead and ask the case to be registered against the said family members and the husband. ऑन ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी. Correct. तो हाँ, ये तो खैर ये सच्चाई है कि क्रूएलिटी होती है बहुत सारे केसेस में. विमेन के साथ क्रूएलिटी होती है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न भी है और प्रोविज़न बहुत रिलेवेंट है अभी हमारी सोसाइटी के लिए. और अभी फ्यू इंस्टेंसेस ऐसे भी आए जहाँ पर मिसयूज़ हुआ, लेकिन ये कह देना कि जो पूरा प्रोविज़न है वही इररिलेवेंट है, गलत है, ये नहीं मतलब सही होगा. तो और जैसे अभी आपने बोला कि क्रूएलिटी जो है, क्रूएलिटी इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्रूएलिटी, इट कैन बी मेंटल एज वेल. तो मेंटल क्रूएलिटी में और मतलब हम क्या देख सकते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है, क्या गो थ्रू होना पड़ता है? देखिए, मेंटल क्रूएलिटी इज अ वास्ट वर्ड एज आई टोल्ड यू. आप किसी से बात ना करें, 5 दिनों से घर में रहें, इट इज नॉट अ मेंटल क्रूएलिटी, इट इज इग्नोर. करेक्ट. अब फिजिकल क्रूएलिटी हर तरीके की है. फिजिकल क्रूएलिटी में किसी को आप हिट कर रहे हो, किसी के साथ मार पिटाई कर रहे हो, किसी को कर रहे हो, तो आप फिजिकल क्रूएलिटी की श्रेणी में आते हो. उसका आप एमएलसी भी कराओगे, आप सबके आगे आ जाएगा जी इनके साथ फिजिकल क्रूएलिटी हुई है. बट क्या मेंटल क्रूएलिटी का क्या सर्टिफिकेट है, मेंटल क्रूएलिटी की क्या डेफिनेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बहुत ज्यादा विस्तार से बताया हुआ है कि अगर आप किसी के साथ किसी को टॉन्ट्स कर रहे हैं, दैट कम्स इन मेंटल क्रूएलिटी. किसी के साथ आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहे, वो भी एक मेंटल क्रूएलिटी है. हमारे इस समाज में जब हम 2 परिवार मिलते हैं, 2 लोग शादी करते हैं, तो देयर आर सम रिचुअल्स व्हिच द पीपल मेंटेन. द हस्बैंड वाइफ एज अ कपल लिव्ड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इन द रिलेशनशिप. बट क्या उस रिलेशनशिप में अगर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं होगा, अगर आप सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं आप आपके बीच में, तो क्या वो मेंटल क्रूएलिटी नहीं है? इट इज अ मेंटल क्रूएलिटी. It comes under mental quality.
अपार्ट फ्रॉम दिस, आप किसी को टॉन्ट मारो, किसी के साथ बदतमीजी से बातें करो, किसी को अब्यूज करो, इकोनॉमिकली अब्यूज करो, किसी को विद इन योर फैमिली मेंबर्स आप किसी के सामने किसी को डिफेम करिए, तो दैट Exactly. इज द मेंटल क्रुएलिटी कि आप 4 लोग आप बैठे हैं आप परिवार के साथ और अपनी वाइफ को आप वहीं पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी वाइफ को नीचे शो कर रहे हैं या उसको ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं रिलेटेड टू हर कलर, रिलेटेड टू हर character. So it is all mental cruelty. There are girls who have been victim of the color also. There are girls who are Okay. filing the cases just because they have been taunted on their color, because they're not looking beautiful, or they're not having a brighter color, skin color. तो आज की डेट में भले ही अंग्रेज चले गए, बट हमारे यहाँ आज भी लोग ऐसे हैं जो लोगों को उनके कलर, कास्ट और इस तरह के केसेस में इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं. सो दिस ऑल कवर्स अंडर मेंटल क्रुएलिटी. ओके मैम, जैसे अगर सेक्शन 498A आईपीसी का जो था करंटली 85 बीएनएस, अगर क्रूरैलिटी का केस किसी के अगेंस्ट में होता है तो लोगों को ये लगता है कि उसमें मान लीजिए कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन उनके साथ मतलब क्या होगा, फिर क्या कैसे जो लॉ होगा वो प्रोसीड करेगा, क्या उनका तुरंत अरेस्ट होगा? देखिए, इसमें मैं ये बोलूंगी कि क्योंकि इट्स अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और हमारे कोर्ट्स ये चाहते हैं कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो तो देयर मे बी गिवन अ सेकंड चांस टू देम. उनको एक चांस मिलना चाहिए जहां वो बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों का रेजोल्यूशन कर सके. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और ये बात बोली थी अगर अब कोई भी इस तरह के केसेस दर्ज होते हैं, FIR होती है, उसमें इमीडिएटली FIR नहीं होगी. उस केसेस में पुलिस पूरी जांच पड़ताल करेगी, लड़के वालों को बुलाया जाएगा, थाने में बुलाया जाएगा, उनको काउंसलिंग सेशंस दिए जाएंगे, मीडिएशन सेशंस दिए जाएंगे. देयर स्पेसिफिक मीडिएटर्स अपॉइंटेड, जो कोर्ट के मीडिएटर्स होते हैं या फिर जो लॉयर्स हैं जो मीडिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली अपॉइंट करा गया है. हर जगह वुमेन सेल खुले हुए हैं. आप डायरेक्टली के पुलिस में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते. दे विल नॉट कंसिडर योर कंप्लेंट, दे विल ट्रांसफर केस टू वुमेन सेल, जो कहता है महिला थाना. वहां पे आपके केस को रेफर करा जाएगा और उस केस कंप्लेंट पे आपके हस्बैंड और की फैमिली को बुलाया जाएगा. तो इमीडिएट अरेस्ट का सवाल यहाँ नहीं उठता है अगर 7 साल से अंदर की इसके अंदर पनिशमेंट है. इस पे भी मैं बोलना चाहूंगी कि इस अनिश कुमार की जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी आपके अगेंस्ट धारा ऐसी लगती है जिसमें सजा 7 साल से अंदर की है, जैसे 498 है, इज एक 7 years है, और बाकी जिसे और लगाते हैं लोग, तो ये सब अगर विद इन 7 years के अंदर अंदर कोई धारा अगर आप पे लगाई जा रही है तो उसमें आपको इमीडिएट अरेस्ट नहीं किया जाएगा. फिर बोलूंगी अरेस्ट नहीं है तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप इमीडिएटली बेल लेने भागे या आप घर छोड़ के भागे, आप पुलिस प्रोसीडिंग्स का वो ना करें कॉपरेट, क्योंकि जनरली यही होता है. आधे केसेस लोग अपने आप उसने खराब करते हैं. उसका रीजन ये है कि आपके पास कंप्लेंट आई थाने से कि जी आपको बुलाया जा रहा है और आप भाग गए, आप डर की वजह से भाग गए, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ कि देयर इज अ, मैम ने अभी एक जजमेंट का बताया, अनिश कुमार जजमेंट है. इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब भी कोई ऐसा एलिगेशन आप पर लगा है जिसमें जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल से नीचे है तो आपका इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा. तो क्रुएलिटी का जो केस है उसमें 3 साल तक की सजा होती है. तो जब भी पुलिस वाले आपको बुलाते हैं तो वो आपको पहले महिला थाना में, जैसे मैम ने बताया, वहां पर बुलाते हैं कि जिससे साथ में बिठा के एक बार काउंसलिंग की जा सके. mediation करेंगे. There are rounds of counseling which goes again, and there are many matters which have been settled also. क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं. when you are in a marital discord, the सबसे बड़ा कारण ही उसका है कि आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है. तो जब ट्रस्ट नहीं होता आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जहाँ पे आप एक दूसरे की बात रख सके, सुलह कर सके, तो ये प्लेटफॉर्म आपको महिला थाना देता है. अपने इश्यूज को जो भी है वेंट आउट कर सके, अपना एंगर है, कुछ भी इशू है, केसेस लाइक बोलूंगी कि वहीं से सॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं. और जो नहीं रिजॉल्व हो पाते उनका फिर फेट यही होता है कि वो सारी जांच पड़ताल के बाद उनकी FIR लॉन्च होती है और उसमें लेकिन कोई अरेस्ट नहीं है. अरेस्ट 498A में या जो अभी 85 BNS है उसमें अरेस्ट नहीं है. इमीडिएट अरेस्ट नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके केस में किस तरह की धारा लगी है. मैं फिर बोलूंगी आपके केस में कितने एविडेंसेस है, क्या है, दैट ओनली डिपेंड्स आफ्टर अ राउंड्स ऑफ मीडिएशंस एंड इन्वेस्टिगेशन. इट इज नॉट दैट कि आज FIR हुई और रातों रात आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा. हाँ जी मैम इसमें ना सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की भी एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल एलिगेशंस लगा दिए, क्रूएलिटी है, तो उस केस में क्या होता है, अगर अरेस्ट हो जाए
तो सारी चीज़ें खराब हो जाती है, मतलब रिलेशंस में या कोई भी chance of looking back. एग्जैक्टली Cases जहाँ पे आपके FIR होती है but still they get together again. हाँ Because there is a chance, अगर आप किसी अच्छे इंसान को, या अच्छे is not a right word I would say, किसी भी इंसान को अगर आप उठा के थाने में बंद कर दो या लॉकअप में भेज दो तो एग्जैक्टली डिजास्टर फिर कोई वहां से मतलब चांस नहीं होता है वापस आने का, और फिर अल्टीमेटली फिर रिश्ता टूटना ही है। जेल जाने का मतलब ये है कि आप अपने खुद के प्रोफाइल पे डाल लगता है। एग्जैक्टली अगर कोई सर्विस क्लास है, उसको अगर उसकी कंपनी को ये पता चलता है कि आप जेल जा रहे हैं या आप किस वजह से जेल रहे हैं, तो आप सोचिए उसकी आने वाली पीढ़ी तक प्रभावित रहती है। वो खुद इतना परेशान रहेगा, वो कहीं कमा नहीं पाएगा, तो एक वो अलग कारण बन जाए। फाइनेंशियल लॉस होना एक अपने आप में फाइनेंशियल अब्यूज है। फाइनेंशियल लॉस है तो आप कैसे अगले को फाइनेंशियली आप उसको मेंटेन कर सकते हो? अपनी वाइफ को जो आपका लीगल राइट है कि आप मेंटेन करिए। तो कहीं ना कहीं ऑल थिंग्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि हम पहले मीडिएशन को करें। और आपके शो से मैं ये बताना चाहूँगी कि एवरी कोर्ट इन दिल्ली एंड इन इंडिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम द सुप्रीम कोर्ट दे आर प्रोवाइडिंग मीडिएशंस। कोर्ट अनेक्स्ट मीडिएशंस हैं जो रेगुलरली हर मैटर्स में लगती हैं। और यही नहीं, एक चीज और बोलूंगी, इट्स अ प्री लिटिगेशन मीडिएशन आल्सो। There is a way there where you can go for a mediation before filing any cases in the court. अगर आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लमेटिक है, आप मैरिटल डिस्कॉर्ड है, तो बिफोर गोइंग टू महिला थाना यू कैन इवन चूज द प्री लिटिगेशन मीडिएशन वे। एग्जैक्टली किसी वहां पे चली गई है, 6 महीने से आ नहीं रही वापस, बजाय इस चीज के कि आप उसको सेक्शन 9 का नोटिस देके बुलाया, प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जाए। क्या पता आपकी प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाए, आपको कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना ना पड़े। क्योंकि देखिए ये बहुत कहना सही है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोर्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी चांसेस होते हैं रिकंसिलिएशन के, वो कम हो जाते हैं। सो आपके शो से मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग ऐसे किसी भी दुविधा में फंसे रहे हैं, इफ यू आर गोइंग अंडर लिटिगेशन स्ट्रेस एंड इफ यू आर हैविंग अ मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड यू आर नॉट स्टार्टेड एनी लिटिगेशन येट, सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मैरिटल प्री लिटिगेशन मीडिएशन। तो ये कैसे करना होता है मैम? ये हर कोर्ट्स में है। आप जाएं फिर मीडिएशन सेंटर में अपना एप्लीकेशन भरें, और इस एप्लीकेशन पे 2 पेज की एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना आपने, 2 पेज की एप्लीकेशन लिख के आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जाके मीडिएशन सेंटर जो बने हुए हैं कोर्ट्स आप दें। आपके उस एप्लीकेशन पे इमीडिएटली नोटिस होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इसमें किसी लॉयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं, आप खुद भी जा सकते हैं। एक आम लिटिगेंट भी इसको जाके वही कर सकता है। इसका आपको 1 रुपए की कॉस्ट नहीं देगी। तो केस फॉस्ट फ्री कोर्ट्स ने लगाई ये चलाया है। सो हर कोर्ट्स में ये चीज़ अवेलेबल है, आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन जा सकते हो। और अगर कुछ थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है तो दैट इज हार्डली एनी कॉस्ट। इट इज मोर बियॉन्ड योर सफरिंग्स विच यू विल सफर इफ यू गो इन एक्चुअल लिटिगेशन, आई वुड से। एग्जैक्टली So this is how we are saying this is a Badalta Bharat, where we can see that there would be tomorrow a time where we will have less number of cases pending in the courts and more number of cases which have been getting solved due to mediation. ड्यू टू मीडिएशन। So that is why courts are now apprising, the family courts have been apprising due to Supreme Court guidelines over the family courts that every matter has to go in mediation. It is not by a choice, it is you have to do it. And there will be rounds of mediations. You can't say कि अगर आज आपका मैका mediation में फेल हुआ है तो 6 महीने कल को भी फेल होगा, हाँ कैसा नहीं कह सकते आप। कोर्ट भेज सकता है और आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। And try till you not succeed. This is what we have been taught since the beginning. This is what we are following also. So there are number of, I am myself is a trained mediator. मैंने कितने मैटर्स ऐसे सॉल्व कराए हैं जो मीडिएशन से हुआ है। हार्डली मेरा, अगर आप मेरा पुराना प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो हार्डली आई हैव मैटर्स वो पेंडिंग इन द कोर्ट। मेरा सक्सेस रेट 80% मीडिएशन है। आई बिलीव कि आज है तो कल आपको मैटर सेटल करने में ही भलाई है। तो बेटर है कि आज आप लिटिगेंट को ये चीज़ समझाओ कि आपके लिए भी क्या ठीक है और इस वक्त आपके लिए बेस्ट चाहिए कि आप 5 साल लड़ो, उसके बाद से रिजॉल्व करो। उससे बेहतर आप आज इस प्लेटफॉर्म पे रिजॉल्व करें। मैम क्या जैसे हमारा एक तो ये हो गया क्रुएलिटी से रिलेटेड लॉ, और बाकी अदर लॉज, क्या उनका मिसयूज भी हो रहा है? और अगर हो रहा है तो मतलब जिसके साथ मिसयूज हो रहा है, दोज हु आर द विक्टिम ऑफ मिसयूज, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ? जी ये बात बहुत चर्चा में बिकॉज ऑफ द टूथबाट केस, यस। and we really condemn this and very sorry for the thing which has happened, David.
but I would again say कि this is not the solution. एग्जैक्टली सुसाइड बिल्कुल भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। लगता है कि आपके साथ मिसयूज है एंड इफ यू फील दैट कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए तो आई हैव फुल एविडेंसेस टू दैट रिस्पेक्ट कि जो मेरे साथ इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उसके मेरे पास फुल एविडेंसेस है तो देयर आर प्रॉपर प्रोविजंस कोर्ट हैज गिवन यू द प्रोविजंस कोर्ट इज नॉट ओनली सेइंग दैट वी आर ओनली वुमेन बायस देयर आर प्रोविजंस वेयर कोर्ट आर आल्सो इम्पोजिंग द कॉस्ट ऑन लेडीज मेरे कितने कितने केसेस ऐसे हैं जो जिस बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर कॉस्ट लगते हैं। हाँ, परसों के मैटर में हमने 10,000 कॉस्ट हाई कोर्ट से लगाई एक मैटर में जहाँ पे लड़की का एविडेंस क्लोज हो गया था नीचे लोअर कोर्ट में एंड देन शी वाज अगेन एंड अगेन taking time to lead evidence and she was playing with the mockery of the courts and not abiding the court's order. So there are not the cases where courts are not imposing cost from the women. They are imposing. Trust me. Courts are very much sensitized. They know how laws are going, where the victim is and where the victim is not. So उनमें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हर दिन रात इन चीज़ों को देखते हैं बट स्टिल आई वुड से कि you have been the unfortunate one where you have not been given that point जहाँ पे आपकी वाइफ को कॉस्ट लग पाई बट आपके पास और प्रोविजंस है आप कुछ सही गाइडेंस अगर सही टाइम पे मिलती तो शायद आप कुछ और एप्लीकेशंस मूव कर सकते थे यू कुड हैव आस्क्ड फॉर एग्जेम्पशंस फॉर नॉट डूइंग क्योंकि आई थिंक उनका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं जाना नहीं चाहता था और मुझे जाना पड़ता था कोर्ट में छोटी डेट के लिए इसमें क्या हो सकता है मैम? So exemptions मूव होती योर लॉयर कुड हैव सीक द एग्जेम्पशन कि आप किस वजह से एग्जेम्पशन मांग रहे हैं कुछ केसेस में कोर्ट अलाउ भी करता है कुछ केसेस में कोर्ट नहीं अलाउ करता है किसी रीजन से या तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाए कि आपको क्यों एग्जाम चाहिए सो देयर आर मेनी थिंग्स और इस ऐसे चीज़ों में अगर आपको लगता है आपका मिसयूज है तो यू कुड हैव फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द सुपीरियर कोर्ट ऑल्सो सेइंग दैट कि मेरे केसेस में ये चीज़ है तो दे आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन देयर एप्लीकेशंस ऐसा नहीं है कि कोर्ट देखती नहीं है कितने केसेस में ऐसा होता है जब आप नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस 10 साल चल रहा है कुछ नहीं हो रहा तो एक पार्टी जाके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव करती है फॉर फास्ट ट्रैक ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट्स डू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज एप्लीकेशन अल्टीमेटली कोर्ट आपके लिए बैठी है तो ओनली थिंग दैट वी हैव नॉट कुछ लोगों को लगता है कोर्ट में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा शायद हमें रिलीफ नहीं मिलेगा या हम और हमें धक्के खाने पड़ेंगे बट ऐसा नहीं है देयर आर प्रोविजंस विच आर हेल्पफुल ऑल्सो और मैंने जैसा पहले ही कहा आपकी शो से शुरू होते ही कि हर सिक्के के दो पहलू हैं Exactly. तो आपको रियल स्टोरी किसी के साथ क्या है उस टाइम वो क्या फील कर रहे हैं उनको सही गाइडेंस मिली नहीं या फिर वीसी से शायद वो ऑप्ट करते हैं या कुछ भी था तो अल्टीमेटली शायद हम बचा सकते हैं आपके ऐसे शो के माध्यम से जहाँ हम लोगों को अवेयर कर सकें दैट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन इनफैक्ट आप अपने परिवार वाले और आपके दुखी होंगे इस चीज़ से तो मैं Exactly. इस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बना है और ये चीज़ एक दूसरे को पहुंचा इस शो लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए कि सुसाइड जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली किसी को धमकी देने आ जाके कि मैं सुसाइड कर लूंगा देखिए इस चीज के दो तरीके हैं आज आप इस चीज को ये भी बोल सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ जो ये ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए था पर आप दूसरी तरफ ये भी बोल सकते हैं लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं कि नहीं जैसे वो मर गया ऐसे हम भी मर जाएंगे So there are people who are taking this as a benchmark, and they'll be saying to any other कि तू ये कर दो मेरा काम नहीं तो मैं मर जाऊंगा. So there are because there was a man who's messaging me few days back कि मैम मेरे केस में तो ये हुआ आपको क्या लगता है ऐसे केसेस में हमें भी मर जाना चाहिए. So they see look. अच्छा ऐसा मतलब ये कह रहे हैं who is taking this as a benchmark कि ये देखो ये तो एक बहुत बड़ा एक वो है कि हम बच ही नहीं बच सकते। ही नहीं सकते या ऐसा होगा तो देखा इससे यही होना चाहिए तो इस तरह से नहीं होना चाहिए बट मैम अगर प्रॉपर गाइडेंस हो जैसे आपने कहा प्रॉपर गाइडेंस हो और प्रॉपर आप रिकोर्स ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप आराम से अगर आप इनोसेंट हैं तो बच जाएंगे। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में हर दिन कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं बहुत हो क्या आई थिंक हम नंबर भी नहीं कर सकते और हर पूरे थाने में लेकिन ऐसे सुसाइड के केस कितने आते हैं बहुत रेयर है। हाँ एग्जैक्टली तो अगर 99% मैं बोलूँ लोग रिलीफ ले रहे हैं 99% लोग इस प्रॉब्लम से निकल रहे ड्यू टू मीडिएशंस ड्यू टू सेटलमेंट्स ड्यू टू केस जीतते भी हैं लोग अगर केस ऐसा नहीं है दे आर मेन हु आर गेटिंग एक्विटेड आल्सो इन दीज केसेस जरूरी नहीं हर आदमी कन्विक्ट ही हो सो अगर 99% लोग इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं तो 1% को क्यों ऐसा डिसीजन लेने पे मजबूर करा जाए। ठीक मैम जैसे अतुल सुभाष का केस है तो जो 2-3 प्रॉब्लम्स जो मुझे मतलब जो हमने देखा उस वीडियो भी देखा पढ़ा भी उसके बारे में तो उसमें समझ में आई तो उसमें यही था कि एक तो बार बार शॉर्ट डेट्स मिल रही थी
दूसरा मतलब उनका मल्टीपल केसेस चल रहे थे, ठीक है। एक सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो अभी फिलहाल 144 बीएनएसएस है उसमें चल रहा है केस, एक फिर आपका डीवी एक्ट में चल रहा है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और ऐसे ही और भी केसेस उनके 498A का चल ही रहा था। तो जो ये पर्सनल अपीयरेंस होता है, पर्सनल अपीयरेंस मतलब कि कोर्ट में आपको खुद प्रेजेंट होना है, आपके वकील प्रेजेंट हो या नहीं हो आपको जाना ही जाना है। तो क्या ये ज़रूरी होता है पर्सनल अपीयरेंस, या अगर आपने कोई एडवोकेट इंगेज कर लिया है तो वो आपके बिहाफ पे चले जाएंगे और पर्सनल अपीयरेंस की आपको ज़रूरत नहीं होगी? जी बिल्कुल, देयर आर देखिए 2 टाइप्स ऑफ केसेस, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है क्वासी। तो जो मैटर्स जैसे डीवी एक्ट है तो इट्स नॉट अ प्योर क्रिमिनल केस, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। मतलब रिक्वायरमेंट इन द सेंस एज एंड व्हेन यू आर डायरेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट यू शुड अपेयर, हाँ। यू शुड अबाइड द कोर्ट्स ऑर्डर। बट अगर आपको कोर्ट स्पेसिफिकली नहीं कह रहा आने के लिए तो आपने जिस लॉयर को एंगेज किया वो आपके मैटर्स को आसानी से चला सकते हैं। रही बात 125 की भी, 125 ऑल्सो क्रिमिनल मैटर, बट क्योंकि कोर्ट इट इज कम नाउ, इट कम्स अंडर फैमिली कोर्ट्स। कहीं भी 125 में मेंटेनेंस में अगर आप फाइल करते हो केस फैमिली कोर्ट में जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा। जाएगा। तो ये चेंज आया है, इसी वजह से आया है कि जब एक कोर्ट जो फैमिली कोर्ट स्पेसिफिक बनाए गए हैं इन्हीं सब मुद्दों के लिए, तो क्यों ना कि एक मैटर भी उन्हीं को दिया जाए। हाँ वही क्लियर, बट दिस इज अगेन से कि आई वुड से देयर इज अ सैड ट्रुथ कि जब आपके पास एक प्रोविजन है मेंटेनेंस का तो आप अलग अलग जगह पे प्रोविजन में मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये अभी सैड ट्रुथ है एंड दिस इज बीन टेकन एज अ कि बाय वन, कहते हैं ना एक केस फाइल करो तो दूसरा केस आप भी कर सकते हो, तो आप एक साथ 4-4 केस फाइल 5-5 केस फाइल करते हो जस्ट टू मेक अदर पर्सन हैरेस। सो दिस इज करंटली अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पास ऐसे प्रोविजंस हैं Exactly. जिसमें भी आप लगा सकते हो, डीवी में भी बना सकते हो। तो ये चीज है जो मिसयूज की तरह यूज होती है ज्यादातर, क्योंकि लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आप भले ही 2 जगह केस फाइल करें चाहे 3 जगह केस फाइल करें 3 प्रोविजंस में, बट आपकी मेंटेनेंस कहीं भी बंदेगी वो दूसरी जगह बंदी थी मेंटेनेंस को एडजस्ट करेगी, एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो दे आपको ये चिंता करने की बात नहीं कि somebody has got a maintenance under DV supposedly 10,000 rupees and somebody has the same person has been rewarded a maintenance under 125 for 15,000, so that amount will be adjusted. So total now in total he has to pay a 15,000, not 10 plus 50. ओके। So this is the provision. It is not that courts are just blindfolded and just because the lady is standing before it, they will keep on giving the maintenance in 125 also and DB. Ultimately, the maintenance has to be given on behalf of the income affidavit. अगर एक इनकम एफिडेविट आप फाइल करेंगे तो जो आपके इनकम एफिडेविट में इनकम निकल कर आ रही है कोर्ट उसी के हिसाब से मेंटेनेंस बनता है। इट्स नॉट दैट हाउ यू लुक, हाउ यू आर सेइंग टू समबडी दैट कोर्ट्स ने आपने बोल दिया कि ये तो 50 लाख कमाता है तो आप 50 लाख के हिसाब से। इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्यूमेंट्स कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर सेइंग। यस, कोर्ट आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इनकम एफिडेविट, जो हमारा वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपको जो है उसी हिसाब से इनकम एफिडेविट फाइल करना है और उस इनकम एफिडेविट में आपको पूरी अपनी जो कोर्ट्स ने मांगा है डिटेल्स, आपकी क्या लाइबिलिटीज़ है, आपकी क्या एसेट्स हैं, आपकी क्या इनकम है, आपकी स्पाउस की क्या इनकम है, आपकी क्या आपके कितने बच्चे हैं, आप किस तरह की लाइफ स्टैंडर्ड जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर इनकम एफिडेविट में लिख के आप जवाब देते हो, दोनों पार्टीज देती हैं, तब उसके बाद कोर्ट जो है डिसाइड करता है। ओके मैम। तो जैसे मैम ये अतुल सुभाष का केस है, तो उसमें क्या अतुल सुभाष कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर होने दिया जाए, या वो पर्सनल एग्जामिशन के लिए भी एप्लीकेशन मूव पर्सनल अपीयरेंस से एग्जामिशन के लिए एप्लीकेशन? कॉन्फ्रेंसिंग एक वो बहुत एक जरिया है जहां आप कोर्ट से कलेक्ट कर सकते हैं कहीं भी बैठे। और ये चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस बस ही एक्स चीफ जस्टिस की नेतृत्व में कहूंगी ये चीज एक बहुत बड़ा एक अपसाइड डाउन चेंज हुआ है, रेवोल्यूशन आया है जो कहता है। और कोरोना, थैंकफुली हमें कोरोना ये सिखा गया कि देयर इज अ वे देयर इज अ विल, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हमारे पास विल है और हम चाहते हैं चीजों को निपटाएं तो वी कुड नॉट हैव होल्ड द केसेस टिल 3 years 4 years डाउन द लाइन। आज भी किसी कितने बार हाइब्रिड मोड पे हम चले जाते हैं, यहाँ तक कि अब तो बच्चों के स्कूल भी हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस इन स्पेसिफिकली इन मेट्रो सिटीज। सो बिकॉज ऑफ दिस वीसी देयर इज अ प्रोविजन जो ये कहता है कि सारे कोर्ट्स को वीसी चलना है। तो अगर ऐसे केसेस में जहाँ पे आप फिजिकली अपेयर नहीं हो सकते, आप वीसी से कनेक्ट कर सकते हैं
ऑफ कोर्स कई बार कोर्ट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, बट मैं ये बोलूंगी आज भी देयर आर कोर्ट्स वेयर दे आर, इवन अगर आप वीसी से नहीं भी आ रहे तो भी वीसी साइड में चलती रहेगी. इट इज स्पेसिफिकली डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि वीसी आप करनी ही करनी है. नो, इट इज नॉट योर, इट इज नॉट ओनली फॉर द कोरोना. दैट वाज अ स्टेटमेंट व्हिच the former chief justice has given. This VC is not only for the कोरोना ये अब चलेगा, हमेशा के लिए रहेगा. No. तो अगर इस तरह का प्रोविजन कोर्ट्स में है, जो कि कुछ कोर्ट्स में नहीं भी हो पाता है, अगर हम देखें कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं जो ये प्रोविजन नहीं मतलब चला रहे हैं, बट स्लोली और ग्रेजुअली अगर आप जिस कोर्ट्स में ये प्रोविजन है तो वहाँ वीसी से कनेक्ट कर सकते हैं. आप एग्जामिशन मूव करा सकते हैं, जैसा कि आपने मैंने आपको भी बताया कि देर आर प्रोविजन जिसमें कि क्वासी सिविल केसेस में आता है. इसमें अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी हैं तो इट्स नॉट द केस कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है. ठीक है, जैसे दिल्ली में है मैम, दिल्ली में मतलब एक चीज़ के लिए बड़े फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि यहाँ पर सारी कोर्ट्स जो हैं सब ऑनलाइन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो. I will correct you, we are at hybrid, not only online. हाँ, मीन्स Hybrid. ऑनलाइन Online, physical. सारे कोर्ट्स ऑनलाइन है और आप हाइब्रिड में फिजिकल भी जा सकते हैं. Correct. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक कोर्ट में मैटर है, आपको दूसरे में जाना है, तो आप फिजिकली तो नहीं जा सकते हैं, बट ठीक है, एक कोर्ट में मैटर किया, वहीं पे फिर आप ऑनलाइन अपीयर हो. मैं बोलूंगी कि आप फिजिकली जाते हैं और ऑनलाइन भी जा सकते हैं. हाँ, आई वुड नॉट से कि हम ऑनलाइन जाते हैं और फिजिकली भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एनीथिंग कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल कोर्ट्स. हाँ. फिजिकल कोर्ट्स की फिजिकल हियरिंग्स को, फिजिकल प्रेजेंस को, फिजिकल चीजों को आप ऑनलाइन से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते. इट इज जस्ट दैट इट विल गिव यू द प्रोविजन कि सपोजिंगली यू आर नॉट एट दैट मोमेंट, आप फिजिकली आप पहुंच सकते हैं तो आप ऑनलाइन करें. बट आई वुड अगेन से कि फिजिकल अगर आप जा सकते हैं, चाहे फिर वो वकील हो, चाहे फिर वो लिटिगेंट हो, अगर वो सबसे बेस्ट है कि आप फिजिकली जाएं और अपने केस को देखें कि क्या चल रहा है उसमें और उसको उस हिसाब से करें. और ऑनलाइन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रोविजन है कि आप ऑनलाइन भी अवेल हो सकते हैं. मैम जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और करेंटली 144 ऑफ बीएनएसएस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और जैसे कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जानना चाहेंगे, तो कई बार ऐसा होता है, मेरे पास भी ऐसे इश्यूज आते हैं कि हमारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक केस फाइल हुआ है, तो लोग डर जाते हैं. तो एक बार ब्रीफ में आप बता देंगे कि क्या है दोनों? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो एक ही कहते हैं ना, वन सोल्यूशन फॉर सो मेनी प्रॉब्लम्स अंडर सिंगल रूफ. आप वहाँ उसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, आप उसमें रेजिडेंस ऑर्डर क्लेम कर सकते हैं, आप उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है उसका रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर का मतलब मांग सकते हैं. यू कैन आस्क फॉर दैट. सो मेनी थिंग्स कैन बी आस्क्ड अंडर द सेम डीवी एक्ट फॉर अ वुमन. ठीक है. और वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट 125 जो अभी करेंटली बीएनएसएस में है, वो आप मेंटेनेंस उसमें दैट इज ओनली विद रिगार्ड्स टू मेंटेनेंस. वहाँ सिर्फ आप अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और कोई आप प्रेयर रिलीफ सीख नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोविजन ही सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है. तो इन दोनों में ये फर्क है. देयर आर वुमेन हु आर फाइलिंग द केसेस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कीपिंग इन व्यू कि अगर मेरे को एक ही केस में instead of going for multiplicity of litigations that we says in law कि एक ही केस में आप different litigations करें just to harass that. But there are some ladies who are not going for 125, who are only filing for DV Act, keeping in mind कि जहाँ पे आपको एक residential accommodation आप क्लेम कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं, आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं अगर आप सेम घर में सेम शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं कि आप मुझे यहाँ से रिस्ट्रेन करा जाए, या आप रिस्ट्रेनमेंट ले सकते हैं टू दैट रिगार्ड की दैट यू शुड नॉट बी डिस्पोजेस्ड. हाँ, आपको बाहर ना निकाला जाए घर से, कि आपके मैट्रिमोनियल होम से आपको बाहर ना किया जाए. तो इस तरह के उसके लिए अदरवाइज आपको एक सिविल सूट इंजंक्शन फाइल करना पड़ता. अगर आप बीवी नहीं होता था तो आप मेंटेनेंस exactly. मांगते थे और आपको फिर अलग सिविल सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करना पड़ता था. तो अभी बिकॉज देयर इज अ डीवी, सो दैट आई हैज टोल्ड यू कि मैंने अब जैसा बताया कि one solution for so many problems under one roof. कि आप मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं और आप अगर आपको घर से आपके बाहर नहीं निकाला जाए, इसके लिए रेजिडेंस ऑर्डर है, वो भी कोर्ट दे सकता है. तो सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल गई. Yes. अच्छा, एक चीज हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर कोई केस आप पे होता है तो यहाँ पर हस्बैंड का या रिलेटिव का कोई अरेस्ट नहीं होता है. हाँ बिल्कुल. हाँ, नहीं तो लोग डरते रहते हैं. मैंने फिर बोला इट्स अ क्वासी सिविल केस. ऐसा नहीं कि हाँ ऑफ कोर्स अगर आप कोर्ट में नहीं आएंगे
तो आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर्स हो जाएंगे। हाँ। बट अगेन आई वुड से आपके अगेंस्ट जरूरी नहीं कि आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंटी इशू हो। हम्म। यहाँ कोर्ट्स में, डीवी कोर्ट्स में, मैं फिर बताना चाहूंगी, अगर सपोजिंगली आप केस लड़ रहे हैं तो आपकी लॉयर आपको जो है पेश हो सकते हैं उस केसेस में। और अगर आप बाई चांस कोई नहीं आता है तो आपके अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर्स भी करे जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आई वुड एडवाइज कि यू शुड अबाइड द कोर्ट्स समन्स। अगर आपको किसी भी तरह के कोर्ट्स का समन्स मिलते हैं तो आप उसे अवॉइड करें और एक लॉयर करके उसको आगे केस को प्रोसीड करें, ना कि आप उसमें ना जाने कि वो रखें। उससे क्या होगा, आपके आप ही का नुकसान होगा। हाँ, बिना आपको सुने। आपके अगेंस्ट वो फिर आपसे अटैच कराया जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। एक बार व्यूअर्स को ये बता देंगे एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है। देखिए, ये हम एक्स लोग पार्टी ऑर्डर्स ये होता है कि अगर आप डेलिबरेटली कोर्ट के ऑर्डर्स मिलने के बाद भी अगर आप कोर्ट की प्रोसीजर में, कोर्ट के केसेस में अगर आप भाग्य नहीं ले रहे हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यू नॉट कमिंग टू द कोर्ट्स इन योर मैटर्स देयर यू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड। भाई फिर बोलूंगी, अगर आपको सर्विस हो गई है, अगर आपको सर्विस नहीं हुई फिर आप एक्स पार्टी नहीं हुई है, आपको बार बार सर्विस कराया जाएगा। पर अगर आपको सर्विस मिल चुकी है, आपको मिल चुके हैं कोर्ट के समन कागज, और आज की डेट में मैं बताना चाहूंगी व्हाट्सएप सर्विस भी अलाउड है। अलाउ तो ऐसा नहीं है कि आप ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप किसी को पोस्ट से भेजें, आप व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे तो वो सर्विस माना जाएगा। तो अगर आपको इस तरह सर्विस मानी गई है तो आप उसके बावजूद कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली कोर्ट विल हैव द पावर टू गो अहेड एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स अगेंस्ट यू। इस केसेस में एक्स पार्टी वर्ड हम लीगली कहते हैं कि आपको बिना सुने ऐसे ऑर्डर्स पे ऐसे ऑर्डर्स पास करे जाएं जो आपके अगेंस्ट हो। हाँ, ठीक है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर ये हो गया कि अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी और वैसे ही ऑर्डर पास कर दिया जाएगा बिना सुने। और अगर आप जाते हैं तो आप भी अपना एक वर्जन बता सकते हैं कोर्ट को, अपना पक्ष रख सकते हैं। पूरा चांस है। हाँ मैम, एक चीज़ और जो देखने को मतलब मुझे भी मतलब मैं देखता हूँ कई बार कोर्ट्स में जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं, मतलब मोस्टली ये ऐसा लोग भी बोलते हैं और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, वहाँ पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो फैमिली होती है स्पाउस की, मतलब हस्बैंड की या वाइफ की, उनकी फैमिलीज जो है वो ज़्यादा उनको इश्यूज होता है। जो हस्बैंड वाइफ हैं दे आर ओके, बट बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द फैमिली और फैमिली मेम्बर्स जो डिस्कॉर्ड अराइज होता है वो होता है। तो इस पे कैसे, मतलब आप क्या सोचते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही हैं तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार ये देखने को मिलता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बट ईगो क्लैशेस की वजह से और बहुत ट्रिवियल इश्यूज की वजह से फाइट हो रही है, जो अल्टीमेटली जो कल्मिनेशन होता है वो डाइवोर्स में आता देखिए, हो जिसे जाता हम है। लोग हमारी भाषा में कहते हैं नॉन कंपैटिबिलिटी। हाँ, ठीक है, तो ये नॉन कंपैटिबिलिटी वर्ड देखने में सिर्फ बहुत छोटा है, नॉन कंपैटिबिलिटी वर्ड, लेकिन इट कम्स विद अ वेरी बिग पिक्चर सेइंग दैट कि दो लोग जो साथ रह रहे हैं वो कंपैटिबल नहीं है एक साथ। किस रीजंस की वजह से? मैक्सिमम टाइम हम रीजंस देखते हैं कि कोई रीजन होता ही नहीं। रीजन सिर्फ ये है कि ओवर इंटरवेंशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, जो हम देखते हैं कि आज की डेट में जहाँ पे इंटरवेंशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच क्रिएट्स बिटवीन अ कपल। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम रिजॉल्व करना भी चाहेंगे। तो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं नहीं करने देते। मेरी इस बात पे सहमत होंगे कि पहले वो जमाने होते थे जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली बता नहीं पाते थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, चाहे वो दोनों साइड है। और आज की डेट में या तो विद इन अ सेकेंड आपके साथ, आप कुछ आपके घर में अगर कोई छोटी सी लड़ाई हुई, विद इन अ सेकेंड आप उसी वक्त व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो उसके प्रॉस भी है, उसके कॉन्स भी है। देयर आर लेडीज हु आर द रियल विक्टिम्स, जो बता सकती हैं, बच सकती हैं ऐसे किसी इंसिडेंट से जो उनके साथ हो सकता था। बट देयर आर अगेंस्ट, आई वुड से कि देयर आर लेडीज जिसमें जो जबरदस्ती अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करा रहे हैं और उसके बाद उस चीज को तिल का तार जिसे हम लोग कहते थे वो बनता है। और आई थिंक वो अब ये चीज तो अब आपको खुद को समझनी पड़ेगी, बीइंग अ मैच्योर सिटीजन, and we are not getting married at a tender age of 18-19 now. एग्जैक्टली। अब हर इंसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के शादी करता है, तो अगर आप मेच्योर एनफ हैं इस डिसीजन को लेने के लिए दैट यू आर गेटिंग मैरिड, सो यू शुड बी मेच्योर एनफ टू हैव दैट डिसीजन कि आपके बीच में जो भी मैरिटल डिस्कॉर्ड है इसको पहले आप खुद सुलटाएं। किसी अगर आपको लगता है आप नहीं इस चीज को सेटल कर पा रहे हैं, तब आप मैरिज काउंसलर को मिले। मैरिज काउंसलर्स इस चीज के लिए बने हैं जो एक बायस
जो कहते हैं ना विदाउट बायस जो होते हैं, जेंडर न्यूट्रल और न्यूट्रल पर्सन है एज अ मॉडरेटर, एज अ काउंसलर, Exactly. जो आपको काउंसिल कर सकते हैं हाँ। रादर देन गोइंग एंड बम्प इनटू एनीबॉडीज फैमिली। ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बायस सजेशंस होते हैं, बायस एडवाइस, और उससे पंचायत कहते हैं, हाँ, जो कि मामलों को मुझे लगता है वो खराब ही करते हैं। उसमें डिस्कॉर्ड और बढ़ता जाता है, वो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है। और ये चीज़ दोनों तरफ से होती है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ हस्बैंड की तरफ से हो रहा है या सिर्फ वाइफ की तरफ से हो रहा है। मतलब बहुत अलग अलग केसेस हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि कभी पेरेंट्स आप हस्बैंड हाँ बिकॉज ऑफ समबडी थिंग, एंड वो उनकी इंस्टिगेशन से आपके बीच में डिसरिस्पेक्ट होता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है डिस्कॉर्ड, एंड इट गोज देन एंड अप इन डिवोर्सेस। और वही चीज़ है कि पेरेंट्स की तरफ से भी मतलब ये मैच्योरिटी होनी चाहिए। मतलब जो स्पाउस के पेरेंट्स हैं या जो भी हस्बैंड वाइफ के टू द कपल कपल they की can have their own remedy to their problem, हाँ, rather than giving you them a tutored remedy या फिर spoon feeding Exactly. होनी चाहिए। कि उनको थोड़ा स्पेस दें कि उनके बीच में क्या इश्यूज हैं वो सॉल्व कर पाएँ, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज जो इंटरवेंशन होता है मतलब अनवारंटेड, उसकी वजह से चीज़ें और ख़राब होती हैं। Correct. तो ये तो एक इशू मतलब ये तो बहुत ही रैम्पेंट है अब। मैम आजकल जैसे लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत कॉमन हो गया है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसके? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन है और आज की डेट में ये चीज़ और बढ़ेगी। आई वुड नॉट से, बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन। सो अगर हम जिस हिसाब से लोगों के अंदर एक्सपोजर है और लोग लड़कियां भी पूरी मेच्योर हो रही हैं, दे आर हैविंग द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग स्टाइल्स जैसे आदमियों के, तो धीरे धीरे ये कल्चर बढ़ेगा। आई वुड नॉट से कि घटेगा। कीपिंग दिस इन माइंड कि अगर किसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप में एक कपल जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या आपके अंदर ये चीज जरूर नहीं उठती कि आप उस चीज को मिसयूज ना करें। गोइंग इन टू अ लिव इन रिलेशनशिप विल नॉट गिव यू अ प्रॉब्लम, बट मिसयूजिंग दैट टूल कि आप लिव इन में रहे हैं और आप उसको मिसयूज कर सकते हैं, वो एक अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है, जिसपे बहुत ही लोग परेशान है इस चीज को लेके कि बॉयज एंड गर्ल्स लिविंग, they are having same working in a same company, they fall in love together, they start living together, they start having intimation together, they start having sexual relation together, but then what happens in the end, they have been victim of 376, especially men, and at times women have been victim of torture, physical torture and domestic violence, so they are vice versa. बट देखा जाए तो मिसयूज भी बहुत है और कई बार रियल विक्टिम्स भी निकल कर आते हैं जो कि सफ़र करते हैं ऐसे केसेस में। मैम जैसा आपने कहा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बाद में मतलब 376 का केस जो है, जो बॉय है उस पे लग गया, तो मतलब कैसे बचना चाहिए? मतलब देखिए, रेप केसेस अगर आपके ऊपर इस तरह से लगते हैं तो ये बहुत कॉमन हो चुका है। वुड से कि इस चीज़ को मिसयूज का एक कारण यही है कि आप मिसयूज करेंगे तो इसका मतलब आप रेप लगा सकते हैं कि मेरे साथ हम साथ में रहे और अब आप जो है आपने उस टाइम मेरे साथ रेप किया। बट मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे केसेस में अगर आप रेप के एलिगेशंस लगा रहे हैं और जब आप साथ रहे तो कोर्ट सब बहुत सेंसिटाइज है। सिर्फ आपके ये कहने पे कि मेरे साथ रेप हुआ है, मैं साथ रह रही थी, तो कोर्ट्स बहुत सारी चीजें देखता है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज अगर आप ये वर्ड लगा रहे हैं, देन अगेन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मैं बोलूँ कि अगर आप, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है मैरिज के लिए और अगर आप उसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं उस प्रॉमिस को दिमाग में रखते हुए और उसके बाद आप शादी नहीं करते, तो दैट विल टू अ रेप। तो हाँ, बट क्या वो प्रॉमिस आपने किया, ये भी बहुत बड़ा मैटर है कि क्या, या ये सिर्फ बोला जा रहा है कि आपने प्रॉमिस किया था, या विलफुली आप नहीं कर रहे थे, या आपने कोशिश करी शादी करने की बट नहीं हो पाई। तो देयर आर कोर्ट्स कीप दैट इन माइंड एंड देयर आर जजमेंट जहाँ पे लोगों कोर्ट्स ने विक्टिम्स को फ्री किया है, जो स्पेसिफिकली मेन साइड में बोलूंगी फ्री किया है केसेस से, ये कहते हुए कि जरूरी नहीं है कि अगर आप साथ रह रहे हैं तो आपने रेप ही किया है किसी का। लिविंग इन अ लिव इन रिलेशन डज नॉट अमाउंट टू अ रेप। Exactly. सो एंड इस केस में मैं बताना चाहूंगी कि सेम ऐसा ही केस हमारे साथ हुआ था कुछ साल पहले। मेरे क्लाइंट को थाने से कॉल आता है, पुलिस स्टेशन से, सेइंग दैट कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और आपके ऊपर ऐसे कंप्लेंट हो सकती है। तो दिस मैन रैन टू मी एंड सेज दैट कि मैम ऐसे-ऐसे मुझे कॉल आया है, 100% दिस कॉल हैज़ बीन done because of my girlfriend, where I've been with her since last so many years, I would say, and they are mature people, both of them. We moved to an anticipatory bail.
in the court. Court has asked me why you are coming to a anticipatory bail when you do not have any complaint against you. Any FIR. No FIR against you. Exactly. तो पुलिस people have been called for that. कोर्ट ने पुलिस से पूछा उस केस में कि आपने क्यों कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे पास लेडी रोती हुई आई थी और उन्होंने बोला फोन नहीं उठा रहे हो कैसमेंट. तो you would imagine court has literally sent a notice to DCP of that particular police station saying that, and it came into newspapers that police station turned into a public booth. सो अब पुलिस जिनका काम ये नहीं है कि आप कंप्लेंट, फॉर्मल कंप्लेंट आपके पास नहीं है या आप क्लाइंट को फोन कर रहे हैं, फॉर व्हाट रीजंस? You Exactly. cannot be a public booth. You are a हाँ. public servant. आपको उसको इस तरीके से या तो उसकी कंप्लेंट आप लिखिए. अगर आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो आप पहले रिपोर्ट अपनी लिखिए, FIR करिए, उसके बाद आप जो प्रोसीजर होता है, एस्टेब्लिश follow करिए. प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिए. इस तरह नहीं कि आपके पास कोई रोता हुआ है और आपने आप- ऐसा आप कोर्ट बन रहे हैं, सेटलमेंट करा रहे हैं. या आप पंचायत बन के काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और इस तरीके But ma'am- की मिस यूजेस होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है कई बार कॉप्स की, बट देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे नहीं भी है और कोर्ट पुलिस अपना काम कर रही है बट उन्हें काम करने नहीं दिया जाता. दिल्ली में, मतलब जब हम स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कोर्ट्स आर वेरी मच सेंसिटाइज्ड. इवन पुलिस इज सेंसिटाइज्ड, बेटर सेंसिटाइज्ड देन द अदर स्टेट्स पुलिस या अदर पुलिस. बट ये इश्यूज होते हैं जहाँ पर अदर स्टेट्स में या मतलब दिल्ली में तो बहुत रेयर है और यहाँ पे भी हो ही रहा है, तो बाकी जगह का तो हम इमेजिन कर सकते हैं. तो एक तो ये रहा कि हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा मिसयूज कभी कभी होता है. ये गर्ल्स के साइड से होता है जो भी जिसके साथ रह रहे हैं. बट ऐसे हमने बहुत सारे ऐसे भी केसेस सुने हैं जहाँ पर जो विमेन हैं, जो गर्ल हैं इस लिव इन रिलेशनशिप में, उनके साथ भी टॉर्चर हो रहा है और जी बिल्कुल. आप अगर भूलेंगे और नहीं, क्रुएलिटी हो रही. देश नहीं भूल सकता श्रद्धा मर्डर कांड. आप एग्जैक्टली. तो उसमें क्या कर चाहिए? उस केसेस में अगर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जो लेडी को किस तरह से चॉप किया गया उसके खुद के लिव इन पार्टनर ने. तो इस तरीके से मैं ये बोलना चाहूंगी, आपका शो इतने लोगों को रीच आउट करेगा. आई वुड से दैट प्लीज चूज राइट फॉर योरसेल्फ. देयर आर फ्लैग्स इन द रिलेशनशिप जहाँ पे Red आपको flags. खड़ा होना चाहिए. हाँ. बिल्कुल. और ये जरूरी नहीं कि आप लिव इन में हो, चाहे नॉन लिव इन में हो, आप शादीशुदा हो, शादी के बाद मैरिटल रिलेशनशिप में हो. ये नहीं कि आपके हस्बैंड है तो उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि आपके साथ वो कुछ भी कर सके. सो देयर इज अ करेक्ट टाइम फॉर एवरीवन टू स्टैंड आउट फॉर देयर ओन. अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कंट्री में मेजर प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग सहते रहते हैं. तो ये सब उन औरतों के लिए है जो मैं बोलना चाहूंगी, चाहे आप लिव इन में रह रहे हो, चाहे आप शादीशुदा हो, आपके पास और कोई किसी भी उम्र में हो, चाहे आपकी शादी को 50 साल हो गए हो, 30 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, किसी भी तरीके से आप प्लीज इस तरह के रेड फ्लैग्स को पहचाने जो आपके अगेंस्ट खड़े आवाज है, उनको आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं. और जब तक बहुत लेट हो जाती है, इस तरह के हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि इस तरह ये हो गया वो हो गया, तो आई थिंक ये सबके ये है कि हम एक रेड फ्लैग को पहचानें और उसको रिपोर्ट करें. जो भी रेड फ्लैग्स हैं अगर हमें दिखता है तो हमें उनको पहचानना चाहिए और फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे कैसे बच के निकल कर- पाएं. हमें इग्नोर नहीं करना, रिपोर्टिंग इज हाँ, मच इम्पोर्टेंट. इग्नोर नहीं करना चाहिए. इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए. रिपोर्टिंग आप जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे, आप जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आप जाएं, बोले, तब आपके अगेंस्ट कोई, क्योंकि पुलिस हर किसी के घर में घुस के ये नहीं पूछ सकती कि आप क्या हो रहा है है क्या कि नहीं नहीं है. एग्जैक्ट. तो आपको खुद अपनी आवाज बननी पड़ेगी. फिर आप देखें ना, आपके साथ सब पूरा समाज खड़ा है. Yes, exactly. Okay, thank you, ma'am, for joining us. Thank you so It was such an insightful session, and I'm once again thanking you for joining this session. Thank you so much.